नमस्कार, स्वागत है आपका द मिलौर शो पे। और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो लखनऊ में मौजूदा टाइम में अपर नगर निगम आयुक्त है। आज उनसे हम बात करेंगे कि लखनऊ को कैसे साफ-सफाई में उनका योगदान रहता है, कैसे नगर निगम जैसा डिपार्टमेंट हम लोगों को सहयोग करता है। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट पे। नमस्कार। तो सर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपका ये जो सफ़र रहा अपर नगर आयुक्त बनने तक का, ये कहाँ से शुरुआत कहाँ से करी आपने इसकी? देखिए, सबसे पहले शुरुआत तो मैं आपका अपना व्यक्तिगत जीवन परिचय भी आपको दे दूँ। इलाहाबाद में हमारी शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन की हुई जीआईसी इलाहाबाद से। फिर उसके बाद से जो है हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमने बीएससी में प्रवेश लिया था। उसी दौरान फिर ग्रेजुएशन के लिए हमारे पास पंतनगर से जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है, गोविंद बल्लभ पंत पंतनगर एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एडमिशन हुआ। फिर हमने वेटनरी साइंस से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। वेटनरी साइंस अच्छा। से ग्रेजुएशन पूरा किया था। उसके बाद से लोक सेवा आयोग में कंपटीशन दे के लोक सेवा आयोग के माध्यम से हम लोगों ने इस क्षेत्र में अपना पदार्पण किया था, इस क्षेत्र में समाज की सेवा के लिए। उसके पहले दिल्ली एमसीडी दिल्ली में 95 अक्टूबर से लेके 98 जनवरी तक की हमारी सेवा रही है। और वहाँ पे चूँकि नौकरी की शुरुआत थी, बहुत कुछ देखने समझने को मिला। और ये कहिए कि ज़्यादा सब कुछ वहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा चंक था उसमें, वहाँ पे मेट्रो वगैरह भी नहीं थी, ब्लू लाइन की बसें चलती थीं। और नगर निगम भी चांदनी चौक के पास हम लोगों का ऑफिस हुआ करता था, वहाँ से फील्ड में जाते थे। फिर वहाँ से आने के बाद से चूँकि वेटनरी साइंस से हम ग्रेजुएट थे, तो लोक सेवा आयोग से वेटनरी अफसर्स का पद निकला था, उसको भी भर दिया हमने। तो उसमें भी सिलेक्शन हो गया, तो फिर हमने वेटनरी अफसर का ज्वाइन कर लिया पद। कालांतर में 10 साल की सेवा वेटनरी अफसर के रूप में हस्बेंड्री डिपार्टमेंट करने के बाद से यहाँ पे जब पोस्ट निकली तो उसको हमने ज्वाइन किया, एज ए वेटनरी अफसर ही ज्वाइन किया था। तो अक्टूबर 12 से लेके 17 तक हम यहाँ पे एज ए वेटनरी अफसर रहे। फिर उसके बाद से हमारा पोस्टिंग निदेशालय में रही 2017 से लेके इवन आप कह लीजिए 22 तक। किस निदेशालय में रहे आप? निदेशालय, नगरीय निकाय निदेशालय अच्छा, में नगरीय एज निकाय। ए ज्वाइंट डायरेक्टर हमारी पोस्टिंग हुई प्रमोशन के बाद। फिर वहाँ के बाद से यहाँ पे अपर नगर आयुक्त के पद पे पोस्टिंग हुई। तो आप देख रहे होंगे ये लगा हुआ है 17/8/2022 से मैं अपर नगर आयुक्त के पद पे यहाँ पे पोस्ट हूँ। अच्छा। और अपर नगर आयुक्त के पद पे पोस्ट होने के साथ ही तमाम दायित्व जो कि नगर आयुक्त या नगर निगम प्रशासन ने सौंपे, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। जब आपको अपर नगर आयुक्त तो बनाया गया तो सबसे पहले प्रारंभिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर क्या थी लखनऊ को लेके? लखनऊ को लेके एक्चुअली अपर नगर आयुक्त के पद पे रहते हुए सबसे पहले जिम्मेदारी तो हम लोग को दी गई थी कि जो अपना ये रैन बसेरे चल रहे हैं, अलाव, शेल्टर होम, यहाँ पे केयर टेकर की व्यवस्था, जोन 8, जोन 6 की सारी व्यवस्थाएं। और उसके साथ साथ 6 महीने के बाद से सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि यहाँ पे कूड़े का डिस्पोजल बहुत ढंग से नहीं हो पा रहा था और एनजीटी के तमाम केसेस चल रहे थे। और उन्हीं क्रम में एनजीटी ने नगर निगम के ऊपर बड़ा हैवी पेनाल्टी इम्पोज की थी 12 करोड़ रुपए की। इवन हमारे जो कमिश्नर साहब, उनका वेतन भी ड्रा करने से रोक दिया था एनजीटी ने? एनजीटी ने, माननीय हरित क्रांति न्यायाधिकरण है, एक सर्वोच्च न्यायालय की एक वो पीठ है जो कि एनवायरनमेंट से संबंधी मामलों को सुनती है। तो उसके बाद से फिर हम लोगों ने इस कूड़े कचरे पे बहुत विग्रसली ध्यान दिया। और जो हमारे यहाँ व्यवस्था थी प्राइमरी सेकेंडरी और प्रोसेसिंग की, इको ग्रीन नामक कंपनी थी, उसी की जिम्मेदारी पे था। और वो कंपनी अपना काम बहुत अच्छे से नहीं कर रही थी। सबसे बड़ा चैलेंज था कि उनको टर्मिनेट करना ब्यूरोक्रेटिक रूप से, बिना पॉलिटिकल हेल्प के ये संभव नहीं हो पा रहा था। फिर हमारे मेयर मैडम जो अभी नवनिर्वाचित होकर आई थी, उन्होंने इसको टेक ओवर किया। करने के बाद से बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उनको टर्मिनेट किया। नहीं तो कोई प्रेशर था उनकी तरफ से भी क्या, मतलब? नहीं, देखिए, अब जैसे आप किसी भी आउटसोर्स एजेंसी को अगर हायर करते हैं तो उसके साथ एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में तमाम शर्तें उनको भी माननी होती हैं, हमें भी माननी होती हैं। अब बीच में अगर वो किसी की तरफ से गलती होती है तो फिर वो एग्रीमेंट का वायलेशन होता है। हमारे लेवल पे ये था कि हमारी जो कंपनी थी वो प्राइमरी सेकेंडरी का कलेक्शन बिल्कुल 50% पे ले आके उसने छोड़ दिया था। पूरा शहर में कूड़ा कूड़ा ही हुआ था और प्रोसेसिंग तो जीरो थी। उस प्रोसेसिंग जीरो होने की वजह से आप देखिए, दिल्ली में गाजीपुर का जो पहाड़ है उसके बराबर का ही पहाड़ हमारे यहाँ खड़ा हो गया था कूड़े का, जो कि करीब 26 लाख मीट्रिक टन हो गया था। जब उस समय हम लोगों ने 22 अक्टूबर 22 में एवोल्यूशन कराया था,
तो 18 लाख मेट्रिक टन था। कालांतर में जब हम उस 18 लाख मेट्रिक टन को प्रोसेसिंग के लिए हमने डीपीआर वगैरह शासन को भेजा, तो शासन से स्वीकृत होने पे उसका टेंडर करने के दौरान करीब 1-1.5 साल बीत गया, तो उसमें 10 लाख मेट्रिक टन और बढ़ गया, तो कुल मिला के 26 लाख मेट्रिक टन की लीगेसी हमको विरासत में मिली। और बढ़ गया राइट भाई। आप ये समझिए कि 2000 मेट्रिक टन अगर कूड़ा जा रहा है, एक साल अगर उसको प्रोसेस न करिए तो 7 लाख मेट्रिक टन एक साल में इकट्ठा हो जाएगा। फिर पूरे नगर निगम प्रशासन ने पूरा बहुत ही मतलब शिद्दत के साथ इसी बात पे फोकस किया कि इस कूड़े की व्यवस्था को निस्तारित करना है। नगर आयुक्त सर ने मुझे यही काम सौंपा। हमारे साथ पर्यावरण अभियंता थे और पूरी टीम लगाई गई। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये हो गया था कि सिवरी को खाली किया जाए जहाँ पे हमारा डंप साइट है, क्योंकि यहाँ से कूड़ा जाने के बाद वहाँ पे रखने की जगह नहीं बची थी। आप ये समझिए कि पूरा जो है करीब 50 हेक्टेयर लैंड पे पूरा पहाड़, 50 हेक्टेयर का मतलब हो गया इस 100 एकड़ से कुछ ज़्यादा ही जमीन पे पूरा कूड़े का पहाड़ है, जो दूर से 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से विजिबल था। जैसे लगता था कि जैसे आप काठगोदाम पहुँच गए हो, नैनीताल की पहाड़ी दिख रही हो, इस तरीके की स्थिति थी। तो उस चैलेंज को स्वीकार करके हम लोग आगे बढ़े और 2 साल में मतलब 1 साल अभी प्रोसेसिंग का काम तो अभी हमने चालू किया था, वहाँ कूड़े प्रोसेसिंग का काम चालू किया था अप्रैल से। लेकिन कूड़े के दिशा में जो प्राइमरी और सेकेंडरी थी उस पर भी काम किया, और उस पर काम करते हुए आप ये समझिए करीब आज 1 साल होने जा रहा है। सारे जोनों का हमने टेंडर कर दिया है। थर्ड पार्टी, पहली पार्टी जो कि उसको करीब 1 साल हो गया काम करते हुए, जो प्राइमरी सेकेंडरी कर रही है, रैमकी कंपनी का नाम आप लोग सुने होंगे। उसकी एक एसपीवी है, लखनऊ स्वच्छता अभियान, तो उनके साथ शुरू किया। बाकी 3 जोन जो बचे हुए थे उनका भी पिछले महीने ही टेंडर फाइनल हो गया। प्राइमरी और सेकेंडरी उन्हें करना है। इस 8 जोन के कूड़े हमारे सिवरी में ही जाते हैं। सिवरी का हमने लीगेसी वेस्ट का प्रोसेसिंग शुरू किया था अप्रैल 24 में। अप्रैल 24 में शुरू करने के बाद आज की डेट में करीब 8.5 लाख मेट्रिक टन को कूड़े को हमने प्रोसेस कर दिया है, और उससे करीब 20 से 25 एकड़ लैंड हमारी डिक्लेम हुई है। मैंने बताया पहले कि वहाँ जगह नहीं थी बिल्कुल कूड़ा रखने की। उस 25 एकड़ लैंड में हमने फ्रेश वेस्ट जो कि रोज़ का रोज़ कूड़ा जा रहा उसकी मशीनें लगा दी हैं। 700 मेट्रिक टन हम प्रोसेस शुरू कर दिए हैं, और 1500 मेट्रिक टन मतलब 700 मेट्रिक टन या 750 मेट्रिक टन कल से हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका औपचारिक उद्घाटन हो चुका है। ट्रायल रन चल रहा था, कल ये आज ये पूरा हो गया। कल से हम बाकी 1500 मतलब 750 मेट्रिक टन की प्रोसेसिंग चालू कर देंगे। 750 के पहले कर चुके थे, तो 2000 टन में से आप ये समझिए कि 1500 मेट्रिक टन का प्रोसेसिंग चालू हो गई। लेकिन ये इतना बड़ा मतलब 26 जो टन आप बता रहे थे, 26 लाख हाँ 26 लाख मेट्रिक टन, ये इतना बड़ा कूड़ा मतलब कि पुरानी कंपनियां सही से काम नहीं कर रही, या फिर कुछ ऐसा क्या था कि कुछ ऐसा दबाव था कि मतलब ऐसे ही चीज़ें चल रही थी? ये बहुत बड़ा लखनऊ चैलेंज था नगर लखनऊ। निगम में कभी भी कूड़े की प्रोसेसिंग हुई नहीं। आपको मैं बता दूं, अभी 6 लाख मेट्रिक टन कूड़ा घैला जो आप देख रहे हैं ना, गैला, जहाँ पे अटल प्रेरणा स्थल बना है, आप जाके देखें वहाँ पे 6 लाख मेट्रिक टन था। अभी 3-4 साल पहले अगर जाते तो रात में आप जा ना पाते, क्योंकि वहाँ पे इतना भयानक स्थिति थी। इसी तरीके कूड़े पहाड़ था, उसको ख़त्म किया। उसको ख़त्म करके वहाँ पार्क डेवलप करके एलडीओ को दिया, जहाँ उन्होंने आज अटल प्रेरणा स्थल बना दिया है। बहुत शानदार स्पेस है वो, और आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि नया लखनऊ है यहाँ पे। वहाँ 6 लाख मेट्रिक टन खड़ा किया, ख़त्म किया, और 26 लाख मेट्रिक टन पे हम काम कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि अभी 1 साल के अंदर सारा ये जो लीगेसी का कूड़ा है ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आने वाले समय में कुछ ऐसी परियोजनाएं जो नगर निगम से करी जा रही हो, जैसे क्या है कि अभी पार्क जो है, आपने पार्क की बात करी, तो हर छोटी छोटी जो बस्तियां हैं वहाँ पे पार्क की स्थिति ऐसी नहीं है। उनके लिए कुछ ऐसा डेवलप जहाँ पे अतिक्रमण कर लिया गया हो, उनको हटा के क्या आप लोग पार्क लाने का कोई प्रोजेक्ट ला रहे हो? देखिए, 2 तरीके की आवासीय परियोजनाएं यहाँ पे हैं, मतलब 2 तरीके की आवासीय स्थिति रहती है। एक तो होता है किसी एजेंसी द्वारा डेवलप किया जाए, जैसे एलडीए हमारे यहाँ मेन एजेंसी है, दूसरा आवास विकास आवास परिषद है, विकास। तीसरा कुछ जगहों पे एलडीए नगर निगम भी अपनी ज़मीनें देता है, तो वो एलडीए मतलब एलडीए को ही दे देते हैं। मेनली 2 ही एजेंसी हैं। अगर ये, और तीसरी होती है सोसाइटी की, कि कोई भी बिल्डर अपनी प्लाट खरीद लेता है, प्लाटिंग करता है। सारी स्थिति खराब होती है जो सोसाइटी के इल डेवलप्ड स्पेसेस को वो लोग डेवलप करके बेच देते हैं, और नाली, सीवर, खड़ंजा। देखिए, कोई भी आवासीय सोसाइटी अगर डेवलप करनी है तो 3-4 मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वहाँ देना पड़ता है।
सबसे पहला तो एक सब स्टेशन लगे वहाँ पे कि पूरी कॉलोनी का लोड ले, सीवर लाइन हो, सीवर लाइन से साथ साथ उसका एंड डिस्पोजल हो, एसटीपी लगनी चाहिए। बिना एसटीपी के अगर आपने बना दिया तो बाढ़ में, बरसात में, तमाम कोई भी इस तरह के अगर डिजास्टर आता है तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है और वो पूरा जल भराव होता है। फिर नगर निगम लखनऊ की और लखनऊ की छवि धूमिल होती है। तो अब एलडीए भी जो आवासीय सुविधाएं डेवलप करता है उसमें अगर उनके फ्लैट बिक गए, लोग रहने लगे, हमको उन्होंने हैंडओवर नहीं किया, हैंडओवर किया तो अगर उतना पैसा नहीं दिया, या इन सारी सुविधाओं में एसटीपी का ही मेन रोल होता है या एसपीवी भी होता है। एक होता है सीवर को पंप भी करते हैं, एसपीएस बोलते हैं उसको। तो एसपीएस और ये एसटीपी, ये दो बहुत आवश्यक सुविधाएं होती हैं जो अक्सर छूट जाती हैं इन विकासकर्ताओं के द्वारा। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं दी जाती हैं तो फिर नगर निगमों को बड़ी दिक्कत आती है। उसी के क्रम में पार्क है, पार्क का स्पेस तो ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज बना के छोड़ देती हैं बट डेवलप नहीं करती हैं। डेवलप भी अगर किया तो अगर जो बहुत अच्छे पार्क हैं हमारे पास नहीं आते हैं, बिल्कुल जो खराब से वो हमारे हिस्से में आते हैं। तो अभी हमारे द्वारा 2400 पार्कों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। 2400 पार्क है जिसको पूरे लखनऊ में, पूरे लखनऊ में जो नगर निगम क्षेत्र में है। इन 2400 पार्कों को हमने सभी को ई टेंडर करके अनुरक्षण पे दे दिया है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, अच्छा, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, सॉरी। तो इस तरीके से सारे पार्क हमारे अच्छे चल रहे हैं। जहाँ कहीं शिकायत मिलती है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उस पर हम अलग से उसको फोकस कर लेते हैं। अच्छा, एक समस्या और भी रहती है, जैसे शहर में ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है, और तो इससे निजात कैसे, नगर निगम इसके लिए क्या कर रहा है? देखिए, ट्रैफिक के लिए जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम, ये तीनों लोग जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, ठीक है। नगर निगम हमारे पास, हम जैसे अब ट्रैफिक की समस्या कैसे होती है आप समझिए कि आप वेंडिंग जोन में, लोग सड़क पे दुकानें लगा लेते हैं, लोग गाड़ियां बेतरतीब खड़ी कर देते हैं, मेन तो यही हुआ। या फिर हेडलाइट, लेकिन ये जो दुकानें लगवाई जाती हैं, ये भी तो रहता है कि कई बार आपके यहाँ के अधिकारी और कई बार पुलिस कर्मी मिल के ये चीज़ें लगवा देते हैं, हटती नहीं इसीलिए। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, अब उसमें हमारे यहाँ वेंडिंग जोन चिन्हित है। हमारी एम्फेसिस ये रहती है कि जो दुकानें लगें वेंडिंग जोन में ही लगें, ठीक है। लेकिन उसमें यह होता है कि आजकल वेंडर जो है वो पहिए वाला ठेला बना लिया उन्होंने, कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहाँ पे वो, अच्छा, हर समय कोई नगर निगम का अफसर या पुलिस का अफसर इस बात पे, क्योंकि वर्कलोड बहुत है, तो यही नहीं देखता है कि कहाँ पे दुकानें लग गई हैं। एक बार हम लोगों ने अगर वेंडिंग जोन, नॉन वेंडिंग जोन से दुकानें हटवा दी तो उसके बाद से हम बाकायदा पत्र लिखते हैं पुलिस को कि साहब ये यहाँ पे अवैध अतिक्रमण था वेंडिंग वेंडर्स के द्वारा, या फिर अवैध झुग्गी झोपड़ी वाले जो रहते हैं, जो रहवासी होते हैं, वो भी कई बार कहीं भी झुग्गी झोपड़ी बना के रहने लगते हैं, तो उससे भी कई बार आवागमन में दिक्कत होती है। फिर ये उम्मीद की जाती है कि अगर हमने पत्र लिख दिया तो पुलिस विजिलेंट रहे, उसको न लगने दे। वेंडर्स का क्या है कि जैसे आप हजरतगंज ही ले लीजिए, कई बार मैंने देखा कि आइसक्रीम के ठेले वाले हैं, एक झुंड लगा के वो खड़े हो गए, फिर जब ओवर क्राउड होता है तो चौराहे की पुलिस जाके उनको भगाती है, तो वो जो थोड़ा सा गैप आता है ना, उसमें भी जाम लग जाता है। इस तरीके की समस्याएं पूरे शहर में आती हैं। ऐसा भी कहा जाता है जो वेंडिंग जोन रहते हैं वहाँ पे जो दुकानें भी मिलती हैं वो दमदार रसूखदार लोगों को मिलती हैं, और जो गरीब व्यक्ति होता है उसके पास फिर ऑप्शन नहीं रहता, इसीलिए वो रोड पे दुकानें अपनी लगाता है। ये समस्या भी आती है। देखिए, हम हमेशा सारे वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन हम करते हैं और जो वेंडिंग जोन बनाते हैं उन्हीं रजिस्टर्ड वेंडरों को ही वहाँ बैठाते हैं, बिल्कुल नियम में है। कोई अगर दबंगई से बदमाशी का के कोई कर लेता है, चिन्हित होने पर उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करते हैं। नॉन वेंडर्स, जो ऐसे वेंडर हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं, उनको तो हम वेंडिंग जोन की दुकान देते ही नहीं, वो हमारे नियम में ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ रहा हो कि कभी आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई कोई करी हो, हाँ। जो मतलब अनरजिस्टर्ड हो, आके बैठ गया हो, ये चीज़ें रही होंगी कभी? हटा देते हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल हटा देते हैं, पुलिस का सहयोग लेके हटाते हैं। अच्छा, लखनऊ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पे नगर निगम काम कर रहा है? अब देखो, ऐसे तो जो ये अपना पुरातात्विक क्षेत्र है, स्मार्ट सिटी ने वहीं से काम किया है। आप उस तरीके से देखिए, जो हेरिटेज बिल्डिंगें हैं, आपने देखा, अभी विधानसभा आपने देखा होगा, हमारा नगर निगम का मुख्यालय भी देखा होगा, कैसर बाग देखिए, उधर जो है आपको रात में फसाड लाइट दिखती होगी, बहुत बढ़िया रंग बिरंगा, वो स्मार्ट लाइट से, स्मार्ट सिटी से ही वो प्रोजेक्ट है। अच्छा, वो स्मार्ट सिटी का जी प्रोजेक्ट। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। अभी आप चले जाओ मुख्यमंत्री जी के चौराहे पे, जो कालिदास चौराहा है और ये अपना राजभवन चौराहा है, आप देखिए कितना बढ़िया सौंदर्यीकरण हो रहा है। ठीक है, लामार्ट के बगल में देखिए, ये सब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तो है। ये जो प्रोजेक्ट करे जा रहे हैं, ये
माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के बगल में करे जा रहे हैं जो, लेकिन जो झुग्गड़ झोपड़ी में रह रहे हैं या जो ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ पे क्या डेवलपमेंट करा जा रहा है स्मार्ट सिटी के तहत? देखिए, स्मार्ट सिटी के अपने प्रोजेक्ट चिन्हित हैं, हुँ, ठीक है ना, उसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन है। स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं है कि हम झुग्गी झोपड़ी हटाएंगे उससे। झुग्गी झोपड़ी का अलग इशू है, इनकी गाइडलाइन अलग है। अब आप देखिए जो स्मार्ट रोड बनी, अवध क्लार्क होटल देखा आपने, उसके सामने से ये कृष्णा मेडिकल सेंटर होते हुए पीछे ये आपके देखिए बंधे तक पूरा जो है ये इस अशोक रोड तक पूरी रोड आई, ये स्मार्ट रोड है। इसमें कोई आपको तार नहीं दिखेगा, सारे तार डक्ट में है, ठीक है। स्ट्रीट लाइट बिल्कुल बनी हुई, एक सिस्टमेटिक बनी हुई है, ड्रेनेज प्लान बहुत अच्छा बना हुआ। तो स्मार्ट सिटी के प्लान अलग अलग हैं, ठीक है। आप सेफ सिटी में एक परियोजना है ITMS की, आप कभी चौराहे पर खड़े होते हो तो आपको अनाउंसमेंट सुनाई देता होगा, उसका कंट्रोल कमांड सेंटर बना हुआ है स्मार्ट सिटी में, ठीक है। सारे कैमरे लगे हुए हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से ही लगे हुए हैं। अच्छा, वायु प्रदूषण जो है उसको रोकने के लिए ऐसे क्या कदम आप लोग उठा रहे हैं कि एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो? आप देखिए हमारी दिल्ली राजधानी उससे हम बहुत कम है एयर पोल्यूशन में, कारण है नहीं, बट पोल्यूशन में तो हैं हम लोग ना। नहीं, पोल्यूशन तो इनफैक्ट देखिए वो डे टू डे वेरी करता है, और उसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है मतलब नेचर का भी है कि अगर हवा चल गई एयर पोल्यूशन कम हो जाता है, एयर बहुत ज़्यादा स्मॉग हो जाता है। तो उसके लिए जो बचाव के तमाम उपाय हैं उस पर हम लोग करते हैं। अब आप देखिए करीब 18 मशीनें हमारी हैं जो स्प्रिंकलिंग कर रही हैं इस समय, ठीक है। पूरे शहर में स्प्रिंकलिंग करते हैं हम, जैसे ही मौसम ख़राब होता है हम स्प्रिंकलिंग चालू कर देते हैं। खुले में जो ये अपने जो निर्माण कार्य होते हैं सबको ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वो कर्टन लगा के करें, और इवन इस 2 महीने तो हमने रोड कटिंग और इनको ये सब भी प्रतिबंधित कर दिया था कि कोई निर्माण कार्य ना हो। अच्छा, और मोरंग गिट्टी बालू CND वेस्ट जितने हैं ये खुले में उनको सबको रोक दिया गया है। CND वेस्ट का हमने प्लांट लगा दिया हुआ है कि कोई भी CND वेस्ट खुले में ना रहे, उसको प्लांट पे जाकर प्रोसेस हो जाए। तो ये तमाम सारे काम किए गए हैं जो एयर पोल्यूशन को कम करते हैं। अच्छा, अगले 5 साल में नगर निगम की क्या परियोजनाएं हैं लखनऊ को बेटरमेंट करने के लिए, लखनऊ को और बेहतर बनाने के लिए? आप अगला 5 साल बहुत बड़ा समय दे रहे हो, अगले 1.5 साल या 2 साल में आपको लखनऊ नगर निगम कूड़ा मुक्त हो जाएगा। एक भी गार्बेज आपको कहीं दिखेगा नहीं, न ही लिफ्टिंग की कोई गाड़ियाँ आपको दिखेंगी जिसमें अक्सर आप लोगों का ये रहता है कि आप खुले में कूड़ा उड़ाते हुए गाड़ियाँ ले जा रही हैं। ये सब चीज़ें 6 महीने में खत्म हो जाएगी, 1.5 साल का क्या समय क्या क्या प्रणाली बना रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं? अब देखिए जो हमारे वेंडर आए हुए हैं सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सारा कूड़ा जो है अब PCTS एक होता है, कैप्सूल होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लिफ्ट किए जाते हैं, कॉम्पैक्टर बोलते हैं उसको। उन कॉम्पैक्टर के माध्यम से ही सारा कूड़ा जाएगा। उसमें एक कॉम्पैक्टर में कम से कम 5 हाईवा कूड़ा जो है कंप्रेस करके ले जाते हैं। तो चूंकि कैप्सूल है, कंप्रेस्ड है, तो उड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, सीधे जाके वो प्रोसेसिंग सेंटर पे ही खाली होता है। अच्छा, आपका इतना बड़ा कार्यकाल रहा है, इतने दिन से आप कार्य कर रहे हैं, कभी ऐसी कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसमें राजनीतिक दबाव के कारण किसी को दूसरे को टेंडर देना पड़ा हो या फिर उस टेंडर के लिए वो व्यक्ति एलिजिबल ना हो, आउटसाइड जाके आपको कार्य उसके लिए करना पड़ा हो, ऐसे कभी कोई मौके आए आपके सामने? ऐसे मौके रोज प्रतिदिन आते हैं, लेकिन अगर जो भी जहाँ से भी सिफारिश आती है अगर उनको बता दीजिए, फैक्ट बता दीजिए, नियम कानून बता दीजिए, तो चीज़ें फिर नल एंड वाइड हो जाती हैं। कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी ब्यूरोक्रेट ये नहीं कहेगा कि आप गलत काम करिए। नहीं, आपके खिलाफ कई बार लोग आरोप भी लगाते थे, क्या कभी कुछ ऐसा हुआ कि सरकार की तरफ से आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करी गई हो? नहीं, अब कभी बेमतलब के नहीं, उस पे? बेदाग कैरियर है, अच्छा, बेदाग उसमें। बेदाग कैरियर है। आपके जीवन का सर ऐसा कोई क्षण जो आपको हमेशा याद रहता हो, जो आपको प्रेरणा देता हो यहाँ तक लाने के लिए? देखिए जब हम लोग रोज़ विजिट पे निकलते हैं सुबह के टाइम में, तो आप जैसे झुग्गी झोपड़ी और बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना जीवन यापन इसी तरीके से करते हैं जिसमें नियम विरुद्ध काम करते हैं वो। जैसे वेंडिंग जोन नहीं है, वहाँ भी उन्होंने वेंडिंग कर लिया। और जैसे अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वहाँ ड्राई फ्रूट्स की दुकानें लगाए हुए थे, हाँ, कई ठीक जगह है। लगाए तो रहते इस तरीके की चीज़ें उनको हटाने में भी हमें दर्द होता है, लेकिन यह है कि उनको हम जगह भी देते हैं कि आप वहाँ न लगा के यहाँ लगा लीजिए, तो अपने विवेक पे होता है और प्रशासन के ऊपर होता है। तो कई बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि हम चाहते हैं कि ये ना किया जाए, लेकिन करना पड़ता है। सर, प्रोफेशनल लेवल पे तो आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आप इतना ही अलर्ट रहते हैं? मतलब घर के परिवार के मामले में, या समय घर पे देना हो, पत्नी को समय देना हो या बच्चों को समय देना, कैसे समय देते होंगे आप? देखिए इस समय तो नहीं दे पाते हैं ज़्यादा, सुबह 6 बजे 7 बजे हम लोग निकल लेते हैं फील्ड में, और परिवार भी इस बात को समझ गया है धीरे धीरे कि जो है इनसे समय के अलावा कुछ भी मांगो
ये कर देंगे। और बाकी बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा घर पे समय देने की आवश्यकता नहीं है। वाइफ हैं वो भी वर्किंग हैं, तो फिर दोनों लोग रात में 9-10 बजे खाली होने पे मिल ही लेते हैं और घर पे आ ही जाते हैं। लंच भी आप देखे होगे मेरी गाड़ी में ही रहता है, तो सामंजस्य है बना हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हर व्यक्ति के जीवन का एक आइडल रहता है, तो जब आप स्टडी करते थे तो आपके जीवन का आइडल कौन था? अब देखिए, हमारे आइडियल तो एक्चुअली हम शुरू से ही हम लोग कलाम साहब के बड़े, मतलब वो हमारे बड़े फेवरेट थे और उन्हीं को प्रेरणा मान के हम लोग पढ़ते रहे। ठीक है, तो वही हैं कलाम अच्छा, साहब। कलाम साहब आपके बहुत बड़े आइडल थे, तो जब भी आप पढ़ाई करते थे दिमाग में उनका ही विचार रखते थे। हाँ, बिल्कुल। आज की यूथ जनरेशन सर बहुत डिप्रेस हो जाती है, जैसे कई बार उसका सिलेक्शन नहीं हुआ या कई बार उसने तैयारी करी, कुछ अंकों से पीछे रह गए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये उस टाइम तो मुझे लग रहा जॉब भी कम रहती थी, अब तो जॉब और बढ़ गई हैं। देखिए, कंपटीशन हर ज़माने में रहा है। आप आज़ादी के बाद भी देख लेंगे, हमारे पिताजी वगैरह थे उस समय भी कंपटीशन था। आज चूँकि जनरेशन बढ़ गई है, बड़ी हो गई है, मतलब जनरेशन मतलब क्या, मतलब जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन संसाधन भी बढ़ गए हैं। तो कंपटीशन तो हमेशा रहता है। यूथ को मेरा यही मतलब सुझाव और सलाह है कि अनवरत अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगे रहना पड़ेगा। लगे रहेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। डिप्रेशन में नहीं जाना है, लगातार मेहनत करना है। अच्छा, क्या कभी आपने अपने जीवन में कोई एक ऐसा निर्णय लिया हो जिसने आपका दृष्टिकोण बदल दिया हो? मतलब नज़रिया ही बदल दिया हो चीज़ों को देखने का, चीज़ों को करने का, कोई ऐसा निर्णय रहा हो आपकी लाइफ में? कूड़ा ही देख लीजिए, पहले हम लोग कूड़े पे गाड़ी में चलते थे, छिलका फेंक देते थे बाहर। लेकिन जब इधर आए तो अगर कोई फेंकता है तो बहुत अंदर से कष्ट होता है कि इनको थोड़ा सा अपने पास रखना चाहिए। हर 200-200 मीटर पे हमने डस्टबिन लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे डाल दो ना, तो हमको उठाने में भी आसान होता है और उसको डिस्पोज करने में भी आसान होता है। सबसे बड़ा नज़रिया तो यही बदला है।